तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग अपनी क्लास 12th की हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th की हिंदी में कर रहे थे, जो कि आपका होता है गद्यांश प्लस पद्यांश। दोनों टॉपिक आपके मिला करके 20 नंबर के लिए आते हैं। तो यदि आपको 20 नंबर पूरी तरीके से पक्का करना है तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 गद्यांश आते हैं, उसमें से केवल आपको एक का हल करना होता है। इसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं और 2 ही आपके पद्यांश आते हैं, उसमें से भी आपको एक करना होता है। जो भी आपको अच्छे तरीके से याद हो उसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो टोटल 20 नंबर का आपका ये टॉपिक होता है और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं वो हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अब हम लोग पद्यांशों कर रहे हैं, तो कौन कौन से पद्यांश आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग कर रहे थे। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं और पद्यांशों को देखना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा सक्सेस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज बहुत ही मिनिमम रखा गया है, मात्र 100 रुपीज़ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। तो यदि आपको ये चीज़ें ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग सक्सेस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो पद्यांश में जो इंपॉर्टेंट पद्यांश हम लोग पढ़ रहे थे उसको देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हम लोग पढ़ रहे थे पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर, जिसमें हम लोग पहला वाला जो पद्यांश आपका होता है लज्जाशील प्रतीक महिला डैश डैश करके आपका जो होता है भूतांगना को, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे का जो पद्यांश मतलब पद्यांश उसको करने वाले हैं। तो देखते हैं आइए कौन सा इसका आगे वाला है इंपॉर्टेंट, उसको आइए देख लेते हैं। तो आपका इसमें अगला इंपॉर्टेंट पद्यांश आपका हो जाता है जल पंजरगत डैश 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 क्या तुझसे। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखना है और जब आपके पेपर मिलेगा तो उसमें आपको पूरा लिखा होगा, यानी कि यहाँ से लेकर के और बीच में डैश नहीं लगा होगा, पूरा पूरा लिखा होगा पूरा पद्यांश। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप कॉपी में लिखोगे तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ही है आपका। तो इसीलिए आप लोग केवल इतना कर दोगे जल पंजरगत डैश 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 क्या तुझसे। उसके बाद फिर आपके नीचे क्वेश्चन लिखे होंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 3 ऐसे डाल करके करते हुए जाना है। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं इसमें आपका क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इस पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये आपका जो पद्यांश है इसको आप लोग अपनी बुक में देख सकते हो, वहां पर आपको पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर स्टार्टिंग आपकी इस पद्यांश की होती है जल पंजरगत से और लास्ट आपका होता है क्या तुझसे। तो इतना बड़ा पद्यांश आपका रहेगा, आप देख लीजिएगा। वरना अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे तो मैं आपको इसका दिखा भी दूंगा, स्क्रीन पर लगा भी दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया इस पद्यांश में कि इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको। तो संदर्भ में क्या बताएंगे आप लोग, सबसे पहले आप यही बताओगे कि ये जो आपका पद्यांश है ये कहाँ से लिया गया और उसके लेखक कौन है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश आपका मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य के महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में संस्कृत कैकेयी का अनुपात शीर्षक से आपका उद्धृत है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो प्रस्तुत पद्यांश है आपका मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचा गया है, जो कि आपका महाकाव्य है साकेत। तो साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग से ये आपका पद्यांश लिया गया है, जो कि आपका कैकेयी अनुपात शीर्षक से आपका उद्धृत है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। तो संदर्भ में आपको इतना ही लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कैकेयी का अनुपात शीर्षक से उद्धृत है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो पद्यांश दिया जाएगा उसमें कुछ वाक्यों के नीचे आपको यहाँ पर लाइन खींची हुई दिखाई देगी, वो आपका होगा रेखांकित अंश और उसी की व्याख्या आपको नीचे करनी होती है। तो व्याख्या में आप क्या करेंगे, आप बताएंगे इसमें कैकेयी अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए मन को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे मन के भीतर स्थित मन घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे। ठीक है, कैकेयी क्या कहती हैं अपने मन को ही, क्या कहती हैं कैकेयी कहती हैं अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए, अपने मन को ही संबोधित करते हुए अपने मन से क्या कहती हैं, अपने मन से कहती हैं कि मेरे मन के भीतर स्थित मन जो आपका है घर में ही आग लगाने के भाव तेरे अंदर जागे थे, इसीलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल। इस प्रकार से कैकेयी कहती हैं अपने मन से
और आगे कहती हैं कि इसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न करती हुई कहती है कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था, यानी कि अपने मन से ये चीज पूछ रही हैं, क्या उस क्षण जब इन्होंने ये चीज बोली थी तो उनके मन में क्या ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था, क्या मेरे हृदय में कोई अन्य भाव विद्यमान नहीं था, पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। इस प्रकार से वो चीजें अपने मन से बताती हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इतना आपको करना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब ये पद्यांश जो आपका होता है थोड़ा सा टफ होता है गद्यांशों के मुकाबले, तो गद्यांशों में लैंग्वेज आपको समझ में आ जाती है लेकिन इसमें थोड़ा कम समझ में आती है, तो इसीलिए आपको ये चीज याद करके जाना पड़ेगा। तो आप सभी उसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें आपका दिया गया है कि अन्य सा को हुआ वत्स भी मेरा का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, क्या क्या आशय है ये आपको बताना है, क्या क्या अर्थ है उसके बारे में आपको बताना है। तो आप बताएंगे अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय यह है कि जो माता अपने पुत्र के कल्याण कामना में रत हो, यानी कि पुत्र की कामना और कल्याण चाहती हो, किंतु उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित होकर उसे त्याग दे। ठीक है, कैकेयी जी कहती हैं कि जो माता अपने पुत्र का कल्याण चाहती हो, कामना चाहती हो, किंतु उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित हो जाए और उसको त्याग दे, कैकेयी कहती हैं कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। इस प्रकार से वो कहती है। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि इस पद्यांश में अभिव्यक्त रस का नाम लिखिए। तो आप लोग यहाँ बताएंगे कि इस पद्यांश में जो आपका है वो शांत रस है। इस प्रकार से आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा कि इस पद्यांश में आपका शांत रस है। सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें कि वह ज्वलित भाव किसमें जगे थे। तो आप बताएंगे कि ज्वलित भाव जो आपके थे वो कैकेयी के भीतर, कैकेयी के शरीर में जगे थे। इस प्रकार से आप बता देंगे। तो ये वाला जो पद्यांश है भी आपको कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट ये भी आपका, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पद्यांश की ओर बढ़ जाते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट पद्यांश है नील परिधान डैश 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 देता हो छवि धाम। इस प्रकार से आपका ये पद्यांश रहेगा। स्टार्टिंग आपकी नील परिधान से होगी, लास्ट आपका होगा देता हो छवि धाम। इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हो कि कौन सा पद्यांश आपका इसमें रहेगा। आप देख लीजिएगा बुक में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ रहेगा, आपको कॉपी में इतना ही लिखना है डैश डैश करके, और फिर आपका क्वेश्चन आपके सामने दिए रहेंगे। वैसे आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस वाले पद्यांश से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन लिख दिए हैं, इनमें से केवल 5 ही आएगा। ये चीज आपको हमें पता होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए जो आप याद करके जाओ वो ना, इसी वजह से मैं 6 के 6 बता देता हूँ ताकि आपको सारे अच्छे तरीके से याद हों। तो इस पद्यांश का पहला क्वेश्चन है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप बताएंगे प्रस्तुत पाठ का शीर्षक है श्रद्धा मनु और इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। क्या है, प्रस्तुत पाठ का शीर्षक का क्या है आपका, श्रद्धा मनु है, और इसके रचयिता हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन है। तो आप बताएंगे प्रस्तुत कविता में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन, यानी कि श्रद्धा के रूप और सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है प्रस्तुत पद्यांश में। सभी लोग इसको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है थर्ड वाला, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर जो आपका पद्यांश है इसमें बिजली के फूल से तात्पर्य है श्रद्धा का आकर्षक गौर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर है। क्या है, बिजली के फूल का तात्पर्य क्या है यहाँ पर पद्यांश में। तो आप बताएंगे श्रद्धा का आकर्षक गौर वर्ण से आपका युक्त सुंदर शरीर है। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा आपका इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। तो आप बताएंगे कि उपयुक्त काव्यांश या फिर बोल सकते हो पाद्यांश में आपका उत्प्रेक्षा रूपक एवं विरोधाभास अलंकार है। इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये होता है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप बताएंगे श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का भेष चर्म धारण किए हुए हैं, उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। यानी कि श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का आपका वस्त्र धारण किए हुए हैं और उसके वेशभूषा में कहीं कहीं पर उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला है। इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पर कवि के माध्यम से बताई गई हैं।
तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी कंप्लीट हो गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होता है इस पद्यांश का, परिधान और छविधाम शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है, इसका अर्थ आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि परिधान का क्या अर्थ है और छविधाम का क्या अर्थ है। तो आप बताएंगे परिधान का अर्थ होता है सुंदर वस्त्र। क्या होता है परिधान का अर्थ? मतलब अर्थ आपका होता है सुंदर वस्त्र। वहीं पर जो छविधाम है इसका अर्थ होता है आपका सौंदर्य का घर। इस प्रकार से आपको ये भी याद कर लेना है कि परिधान का अर्थ होता है सुंदर वस्त्र, छविधाम का अर्थ होता है सौंदर्य का घर। तो इस प्रकार से इसे भी तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं वीडियो में, और भी एक दो आपके पद्यांश आपको बताऊंगा, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, आपके पूरे एग्जाम में अच्छे तरीके से आ जाएंगे। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।